अध्याय 33। बाद में लुसियाना और लुडविग को जीवित बचे लोगों का साक्षात्कार लेने में आसानी हुई। जब वे सभी लोगों से मिल गए तो 3 को छोड़कर बाकी सभी रुकना चाहते थे। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उपयोगी लोग थे। मुझे यकीन नहीं था कि उन्हें यूं ही पकड़ लिया गया था, लेकिन उनमें विविधता बहुत थी। क्या आपने उनकी भविष्य की योजनाएं लिखी? हाँ, वे यहाँ हैं। मैंने कुछ पन्ने पलटे और उन्हें एक तरफ रख दिया। आपने इन्हें क्यों मांगा? मेरे लिए उनकी सभी शक्तियों और योग्यताओं को सीखना कठिन होगा, इसलिए मैंने उनके बारे में कुछ बुनियादी तथ्य इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया, मैंने उत्तर दिया। लुसियाना ने मुझे घूर कर देखा। वहां मौजूद कुछ जानकारी संभवतः झूठी है और इनमें से कुछ लोग जासूस हो सकते हैं। यह सच है। मैंने थोड़ा हंसते हुए सिर हिलाया। उसने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि आप कितने स्मार्ट हैं। क्यों हुआ? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपना सिर झुका लिया। लुसियाना ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता था कि उसका क्या मतलब था। क्या तुम्हें डर है कि मैं खतरे में पड़ जाऊंगा? लुसियाना ने गहरी सांस ली। हाँ, वह चिंतातुर थी। ये ठीक है, तुम वैसे भी मेरे साथ रहोगी, मैंने उसे आश्वस्त किया। तब मैं और अधिक मेहनत करूंगी, उसने वादा किया। ठीक है, उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए मैंने उसे गले लगाने के लिए खींच लिया। लुसियाना भी मुस्कुराए। आप उन 3 लोगों के साथ क्या करेंगे जो जाना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं करने वाला था। वहां केवल एक ही जगह थी जहां वे जा सकते थे। जब मैंने लुसियाना को बताया तो उसने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? मैं धीरे से मुस्कुराने से पहले विचार में गुनगुना गया। यह एक रहस्य है। वह मेरे उत्तर से असंतुष्ट लग रही थी, लेकिन मैं और कुछ नहीं कहना चाहता था। हालांकि सब कुछ शांत था, लेकिन किसी कारण से मेरे भीतर एक असहज भावना घर कर गई थी। क्या गलत था? मुझे अचानक घबराहट महसूस हो रही होगी क्योंकि ड्यूक रेवेनहुक ने अभी तक कुछ नहीं किया था। हालांकि मैं निश्चित रूप से उसे परेशान कर रहा था। वह सम्राट बनने के लिए कुछ भी करेगा, और मैंने उसकी संभावनाओं को बर्बाद कर दिया। मुझे उसे परेशान करना ही था। अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं किया है। मैं इस बारे में सोच रहा था कि मुझसे क्या छूट गया था, तभी एक नौकरानी ने दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। कमरा महामहिम, यहाँ कुछ मैकरोन हैं, उसने मुझसे कहा। मैकरोन्स। प्लेट पर रंगीन मैकरोन देखकर मैं खुश हो गया। मैं अपना स्नैक ब्रेक लेने के लिए उत्साहित था। लुसियाना और नौकरानी मेरी उत्तेजना पर गर्मजोशी से मुस्कुराए। और यहाँ एक है, लाना के लिए। वह नौकरानी का नाम था। अरे बाप रे, वो रोई। हमें हमेशा स्वादिष्ट चीजें साझा करनी चाहिए, मैंने लुसियाना के बगल में मैकरोन खाते हुए कहा और एक मैकरोन लाना को दिया। वह थोड़ा घुट गई। हमारी राजकुमारी इतनी परी कैसे हो सकती है? एक काम जो मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा था वह था नौकरानियों को जीतना। मुझे अपने आसपास के सभी लोगों को अपने पक्ष में करने की जरूरत थी ताकि मैं शांति से नृत्य कर सकूं। मेरे पास हमले की केवल एक ही योजना थी। मैं अजनबियों से शर्मिला हूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। चाल, आपकी महारानी बहुत प्यारी प्यारी और सुंदर हैं, और साथ ही आप बहुत दयालु हैं। आप निश्चित रूप से एक देवदूत हैं। वह बह निकली। मैं मैकरोन के साथ उनकी कृपा पाने, फूल के साथ उनकी रुचि बढ़ाने और कैंडी के साथ उनका स्नेह जीतने में सक्षम था। मेरी योजना कारगर रही। कुछ ही दिनों में सभी नौकरानियां मुझ पर फिदा हो गईं। बस मेरे वापस आने तक इंतजार करो। मैं इस बारे में दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करने जा रहा हूँ। लाना की आंखें चमक उठीं। जब वह चली गई तो मैंने अपना सिर हिला दिया। उस मैकरोन पर लड़ाई होने वाली है, मैंने बुदबुदाया। लुसियाना, जो सब कुछ देख रही थी, ने अपनी जीभ बाहर निकाली। आप कमाल हो। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने मासूमियत से अपना सिर झुका लिया। लुसियाना की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आप मुझे कभी कभी डरा देते हैं। मैंने क्या किया? मैंने आश्चर्य भरी आंखों से पूछा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई भी मेरे जैसी प्यारी पाई से नफरत कर सके। ड्यूक रेवेनहुक के पास एक अज्ञात मेहमान आया है, अकिलियस ने बताया, जिस पर मिल्टियड्स ने भौहें चढ़ा दी। एक अतिथि। वे एक साथ आए, लेकिन ड्यूक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। मुझे लगता है कि अतिथि घायल हो गया है। मिल्टियड्स ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए अकिलियस ने जारी रखा। ठीक है, मुझे संदेह है कि रेवेनहुक दानशील प्रकार का है।
क्या आपको लगता है कि इसका महारानी से कोई लेना देना है? कुछ घटित होने से पहले आप उससे छुटकारा पाने के बारे में क्या सोचते हैं? अकिलियोस कहने ही वाला था, उस मामले में मैं अंततः महामहिम से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिल्टियड्स की अभिव्यक्ति से स्पष्ट अस्वीकृति का पता चला, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अंत में वह भड़क उठा। महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि आप अन्याय कर रहे हैं? वह चिल्लाया, तुम्हें पता है कि मैं उससे कितना मिलना चाहता हूँ। पिछली बार तुमने मुझे नमस्ते कहे बिना ही बाहर निकाल दिया था, और तुम मुझे अलग महल में नहीं जाने दोगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सच में नहीं जानते। मैं वास्तव में नहीं जानता। अकिलियोस का उत्तर इतना आश्वस्त था कि मिल्टियड्स को पता नहीं था कि क्या कहना है। सम्राट अपना तिरस्कार छिपा न सका। अपनी उंगली उठाकर कैलियन, जो एक तरफ खड़ा होकर आदेशों का इंतजार कर रहा था, आया और अकिलियोस को कमरे से बाहर खींच लिया। वह चिल्लाया, महाराज, यह अनुचित है। महाराज, देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे वह ताज के खिलाफ विद्रोह करने के कारण मुसीबत में था। जैसे ही उसे घसीटा जा रहा था, एक वृद्ध नौकर अध्ययन कक्ष में आया और सोच रहा था कि दुनिया में ड्यूक अचिलियोस के साथ क्या हुआ। मार्कस बार्टोलच हैरान था, लेकिन मिल्टियड्स की तेज नजरों ने उसे कोई भी सवाल पूछने से रोक दिया। तुम यहाँ क्यों हो? मिल्टियड्स ने उससे पूछा। उत्तराधिकारी के रूप में राजकुमारी की नई स्थिति के संबंध में कुछ अनुरोध आए हैं। मुझे लगा कि इस बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। हाँ, लेकिन तुमने रईसों को बहुत क्रोधित कर दिया। मार्कस थका हुआ लग रहा था। उन्हें खुश करने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, महामहिम। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप महारानी को बुलाने का फरमान जारी कर सकें? मिल्टियड्स का चेहरा घृणा से घूम गया। आप परेशानी पूछ रहे हैं, मार्कस? मैं आपसे ये पूछने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। आप मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं? मार्कस बार्टोल्ज ने मिल्टियड्स के क्रोध को देखकर कंधे उचकाए। आपको वास्तव में महारानी के रूप में किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस दिखावा करें कि आप देख रहे हैं, कृपया। वैसे भी कौन आपके निर्णयों के विरुद्ध जाने का साहस करेगा? मेरे शासन में राहेल में कभी कोई साम्राज्य नहीं होगी। कहीं और देखो, महाराज, माँ के बिना बड़ा होना महारानी के लिए अच्छा नहीं है। आमतौर पर मार्कस ने जो कुछ भी कहा, मिल्टियड्स ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अमेलिया के उल्लेख पर वह नर्म हो गया। जब मार्कस ने देखा तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने इसे ले लिया और इसके साथ भाग गया। कृपया इस पर विचार करें, उन्होंने आगे कहा। क्या राजकुमारी को एक साम्राज्य की जरूरत नहीं है जो उसे समाज का मार्गदर्शन करना सिखा सके? सोचो, अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? स्वयं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अगर उसके पास मैं हूं तो वह अकेली कैसे रह सकती है? मार्कस ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से कुछ भूमिकाएं हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। मिल्टियड्स का चेहरा उतर गया। कृपया पुनर्विचार करें, महामहिम। उसने अपनी मेज पर अपनी उंगलियां फिराईं। मार्कस बार्टोल्ज ने कुछ अच्छे अंक बनाए। आखिरकार बादशाह ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। यह क्या है? मार्कस को इस बात से असहजता महसूस हो रही थी। मेरी बेटी की अनुमति ले लो, मिल्टियड्स ने उत्तर दिया। मार्कस बार्टोल्ज का चेहरा काला पड़ गया। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, यह आसान काम नहीं होगा। मिल्टियड्स ऐसे मुस्कुराए मानो कह रहे हो, शुभकामनाएं। मार्कस ने आह भरी। ये हमेशा एक के बाद एक बाधाएं थीं। वैसे, महामहिम, क्या आपने दवा ली? उसने पूछा। मिल्टियड्स ने कुछ नहीं कहा। मैंने दिमित्री से सुना कि तुम अधिक अस्थिर हो गए हो। इसके बारे में चिंता मत करो। मैं कैसे नहीं कर सकता? मिल्टियड्स के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। उसी समय दरवाजे से दस्तक हुई। महामहिम, महामहिम यहाँ हैं। उसे अंदर भेजो, सम्राट ने उत्तर दिया। फिर उसने मार्कस बार्टोल्ज की ओर देखा। छोड़ो, उसने उससे कहा। मार्कस अन्य लोगों की तुलना में अधिक जिद्दी था। नहीं, मैं महामहिम से मिलना चाहता हूँ। कदमों की आहट उनके करीब पहुंची और अमीलिया कमरे में दाखिल हुई। मिल्टियड्स को देखते ही वह उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। पापा, वो रोई। मार्कस बार्टोल्ज ने उसे प्रसन्नता से देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी महामहिम से बहुत प्यार करती हैं। ये सही है, मुझे डैडी पसंद हैं। अमेलिया ने सिर हिलाया और बासी च्यूइंग गम के टुकड़े की तरह मिल्टियड्स से चिपक गई। लेकिन आप कौन हैं, दादाजी? मैं मार्कस बार्टोल्ज हूँ। ओह, पश्चिमी ईगल। अमेलिया की आंखें चमक उठीं। मार्कस हंसा। ओह, आप मेरे पारिवारिक शिखर को जानते हैं। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आपका शिक्षक कौन है।
मेरे पास एक भी नहीं है। क्षमा, मेरे पास कोई शिक्षक नहीं है। मार्कस बार्टोल्ज तुरंत उत्तर देने से बहुत आश्चर्यचकित थे। उसकी नज़र तुरंत मिल्टियेट्स पर गई। उसके सम्राट ने उसकी तीखी निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया। महामहिम, उसने पूछना चाहा, क्या आपने महामहिम को कुछ भी सिखाना शुरू नहीं किया है? वह केवल 6 साल की है। शुरू करने के लिए यही सही उम्र है। मार्कस ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे इतना प्रतिभाशाली बच्चा बिना शिक्षा के जीवन में आगे बढ़ सके। ये सब साम्राज्य के भविष्य के लिए है। ये पूरी मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति होगी। अमेलिया उसके दावों पर हंसी। मिल्टियेट्स को बदलाव के लिए डांटते देखना मजेदार था। ऐसा लगता है कि पिताजी मुसीबत में हैं, उसने हंसते हुए गाया। मिल्टियेट्स ने मार्कस बार्टोल्ज पर गुस्सा निकाला। हमें छोड़ दो। चून की राजकुमारी यहाँ है इसलिए मैं इसे अभी जाने दूंगा, लेकिन अगली बार मैं इतना दयालु नहीं होऊंगा। मार्कस बार्टोल्ज को पता था कि कब पीछे हटना है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, अमीलिया की आंखें शरारत से चमक उठी। तो आपको डांट भी पड़ सकती है, उसने कहा। ये ठीक है, मैं इसे कैलियन से गुप्त रखूंगा। सच कहूं तो मुझे अक्सर लूसियाना से डांट पड़ती है। उसने तुम्हें डांटने की हिम्मत की? हाँ, मैं अजीब बातें कहने, इधर उधर भागने और बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के कारण मुसीबत में पड़ जाता हूँ। कल रात मैं देर से सोने के कारण मुसीबत में पड़ गया। वे वैध कारण हैं, लेकिन मैं सुंदर हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। क्या मैं नहीं हूँ? उसने आह भरी। हाँ आप ही। ठीक है, आप सुंदर हैं डैडी, अति सुंदर। अमेलिया ने उसे गले लगाने के लिए खींच लिया और मिल्टियेट्स ने उसे अजीब तरीके से देखा। मैंने सुना है आप 3 गुलामों को वापस भेज रहे हैं। क्या हुआ? वे आपके गुलाम बनना चाहते हैं? मिल्टियेट्स को ये समझ नहीं आया। वह पूछने ही वाला था कि आखिर उसका मतलब क्या था, तभी अमीलिया ने बोलना जारी रखा। उसकी कोई परवाह मत करो, उसने जोर देकर कहा। अभी मुझे एक शिकायत है। एक शिकायत? अमेलिया ने सिर हिलाया। मैंने आपके लिए कुछ न कहने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे अब और देर तक नहीं रोक सकता। मेरे लिए? मिल्टियेट्स को नहीं पता था कि उसने ऐसी बातें कहना कहाँ से सीखा है। उसे इतनी गंभीरता से बोलते हुए देखना ताज़ा था। सुनो डैडी, मेरा नाम अमेलिया प्रिसिला लक्स वियोस राहेल है, ठीक है? ये सही है। अमीलिया प्रिसिला को उन दोनों ने चुना था। लक्स को इसलिए चुना गया क्योंकि वह एक पुजारिन थी, वियोस को ये दिखाने के लिए कि वह वियोस साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी, और राहेल को इसलिए चुना गया क्योंकि वह राहेल शाही परिवार का हिस्सा थी। क्या बात? मिल्टियेट्स ने पूछा। मिल्टियेट्स के सवाल पर अमेलिया हैरान और आहत दिखी। वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। वह चिल्लाए, यह क्या है? पिताजी, क्या आप मूर्ख हैं? मेरा कोई अंतिम नाम नहीं है। एक बेवकूफ़। मिल्टियेट्स ने भौहें चढ़ा दी। वह पहला था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। पूरे साम्राज्य में ऐसा साहस करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था। वास्तव में कोई भी कभी भी ऐसा करने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने ऐसा होने दिया। आपको अंतिम नाम की आवश्यकता क्यों है? उसने पूछा। एक बार फिर अमेलिया ने सदमे और डरावनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चिल्लाते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। तुमने मुझे नहीं अपनाया, मैंने तुम्हें अपनाया है। फिर वह रोने लगी। पिताजी, आप मतलबी हैं। मैंने आपको अपने पिता के रूप में अपनाया है। क्या मेरे लिए आपका प्यार ठंडा हो गया है? कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।